चलिए देखो, क्वेश्चन मैंने कल ये दिया था, दो तत्वों के परमाणु क्रमांक 17 और 27 हैं, इनमें प्रविष्ट होने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। इस क्वेश्चन में पिछले 7 लेक्चर का तुम्हारा ज्ञान लग जाएगा। 7 लेक्चर का कहां से? पूरी क्वांटम संख्याएं लग जाएंगी, ऑफ बाउ रूल लग जाएगा, हुंड रूल लग जाएगा। ये सारी चीजें जो पिछले लेक्चरों में मैंने पढ़ाई हैं वो इसी क्वेश्चन में लग जाएंगी, जबकि इसका आंसर सिर्फ एक लाइन का है। तो ध्यान से देखो, इसमें दो क्वेश्चन हैं, दो तत्वों के परमाणु क्रमांक 17 और 27 हैं। तो इनमें ध्यान से पढ़ना, इनमें प्रविष्ट होने वाले यानी इनमें एंटर करने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है। कुछ बच्चों के इसके आंसर सही थे, कुछ बच्चों के इसके आंसर गलत थे। वो अपना आंसर मिलाएं जिनका गलत है, मैंने बोला है उस पे कि गलत है। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो सॉल्यूशन, पहले मैं इसको करता हूं, जिसका परमाणु क्रमांक 17 है उसको करता हूं। यानी कि एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक यानी कि Z बराबर कितना दिया है? 17 दिया हुआ है। इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरता हूं ऑफ बाउ रूल से, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, गिन लो 17 तक होना चाहिए। 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18। हमें 17 तक चाहिए था, तो पी में बच्चों 6 नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 5 आएंगे। ओके, अब इसमें हम लगाते हैं हुंड रूल। तो हुंड रूल देखो, इनमें लगाने का वैसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पूरे उपकोष फुलफिल हैं, लेकिन ये लास्ट वाला उपकोष हमारा फुल नहीं है। और वैसे भी ये क्या कह रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन की, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो हमारा 3p उपकोष में ही प्रवेश कर रहा है, इनमें तो जा नहीं रहा। तो हमें इनके लिए तो क्वांटम संख्या नहीं निकालनी, हमें सिर्फ किसके निकालनी है? अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। और अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा 3p उपकोष में एंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो मैं इसके लिए हुंड रूल लगाता हूं। देखो, इसमें p में कितने कक्षक होते हैं बच्चों? सब जानते होंगे, 3 कक्षक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने बनने हैं? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा है? ये वाला है अंतिम इलेक्ट्रॉन जी। ध्यान से देखना, इधर वाला। इसके लिए हमें सारी क्वांटम संख्याएं निकालनी है। तुम जानते होगे कि P के लिए L का मान कितना होता है? देखो S, P, D और F, 4 उपकोष होते हैं जिनके लिए L 0, 1, 2 और 3 होता है। ये सब आप जानते हो, द्विगंशी क्वांटम संख्या में मैंने सिखाया था। P के लिए L कितना है? 1 है। L 1 होता है तो M के मान, कक्षकों के मान -1 से कहाँ होंगे? +1 तक, शून्य सहित। तो कितने मान आ गए M के? -1, 0 और +1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन कक्षकों के नाम, -1, 0 और +1। ये एक इस कक्षक के लिए -1 है, इस कक्षक के लिए 0 है, इस कक्षक के लिए +1 है। M के 3 मान है, लेकिन इनमें एक मान बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है, जो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो हमें निकालना किसके लिए था? 3p5 के लिए। 3p5 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, 3p5 के कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालना था? n, l, m और s, चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने थे बच्चों। n का मान तो हमें यहीं से दिख रहा है, जो उपकोष के सामने जो नंबर लिखा होता है वो n का मान होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो n का मान तो ये आ गया 3। p के लिए हम जानते हैं, p के लिए l कितना होता है बच्चों? ये देखो, p के लिए l होता है 1, तो ये भी हम निकाल सकते हैं, यहीं से निकल गया। लेकिन तुम m के मान 3 निकाल रहे होगे, -1, 0 और +1, ये 3 मान निकाल रहे होगे 100% m के। लेकिन इस पे ध्यान दो, ये सिर्फ किसके लिए पूछ रहा है? ये पूरे कक्षकों के लिए नहीं पूछ रहा कि इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, पूरे के लिए नहीं पूछ रहा, ये सिर्फ और सिर्फ अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है।
तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा देखो, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा और ये पांचवा। हमें इस इलेक्ट्रॉन के लिए मान m का चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ m का मान क्या है, 0। अंतिम के लिए भी 0 और इसके लिए भी 0 था। तो जो हमारा m का मान बिल्कुल सही है वो कौन सा मान रह गया, 0 वाला। यानी कि -1 और +1 इसके आंसर में नहीं आएंगे, क्योंकि इसने सिर्फ क्या बोला है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। यदि ये अंतिम इलेक्ट्रॉन न कहता, ये कहता कि अंतिम उपकोष के लिए निकालो, तो अंतिम उपकोष तो हमारा पूरा है, तो पूरे के लिए m कितने आते, 3 आते। लेकिन उसने पूछा क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, इसीलिए हमें m का सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला मान रखना पड़ेगा, 0। क्योंकि 0 कक्षक एक ऐसा कक्षक है जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कर रहा है, ठीक है। और s बराबर बताओ, अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा नीचे की ओर एंटर कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए इसका मान -1/2 होगा। बोलो ये चीज समझ में आ गई क्या? m का मान 0 ही क्यों लिखा, -1 क्यों नहीं लिखा या +1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो अंतिम उपकोष नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, इसीलिए हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन 0 वाले कक्षक में प्रवेश कर रहा है। जिस कक्षक का नाम 0 है उसमें प्रवेश कर रहा है, इसलिए m का मान क्या है, 0 है। इनको हम px, py, pz भी मान सकते हैं, तो हम इसका m का मान p बाय भी लिख सकते हैं, क्योंकि p बाय कक्षक में ही एंटर कर रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट में कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अभी समझ में आया क्या? इतना नहीं आया तो दोबारा समझाऊंगा। बोलो समझ में आ गया सबको? चलिए अब तुम इसको करो, 27 वाले को तुम खुद करो। z बराबर, क्योंकि 2 क्वेश्चन थे इसमें, z बराबर 27 के लिए जाके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जल्दी से निकाल के बताओ मुझे। n, m, l, m और s सारे मान, वैसे n तो तुम्हें वैसे भी दिख रहा है, अच्छा, लेकिन ये मान निकालने के लिए आपको पहले क्या भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो भर लेने दो। z बराबर 27 है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। गिन लो पहले, 2, 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। हमें 27 तक चलना है, तो डी में कितने आएंगे, 7। अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा किस में प्रवेश कर रहा है, डी उपकोष में, 3d उपकोष में प्रवेश कर रहा है। और डी में बेटा कितने कक्षक होते हैं, डी में होते हैं 5 कक्षक, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और हमें 7 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है, यहाँ पर आ रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें इसके लिए निकालना है। और इन कक्षकों के नाम भी तुम जानते हो, डी कक्षक में 5 होते हैं। कहाँ से चालू होते हैं, देखो अभी बताता हूं मैं। इसके लिए हमें क्या क्या निकालना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 3d में जा रहा है ना, तो हम लिखेंगे 3d7 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। क्या क्या निकालना है, n, l, m और s, चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो ध्यान से देखना, आप n तो तुरंत निकाल सकते हो, जो हमारा उपकोष दिया है उसके सामने जो संख्या होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कितना हो गया, 3। तो ये निकालना तो बहुत आसान है। L का मान हम D से निकालते हैं, तो D कक्षक के लिए L कितना होता है, जी मैंने दिगंशी क्वांटम संख्या में समझाया था, D के लिए L होता है 2। तो ये 2 मान तो बहुत आसान होते हैं। अब आती है M की बारी। तो आप सब जानते हो कि M का जो फॉर्मूला होता है वो -L से +L तक
शून्य सहित, मतलब बीच में शून्य भी आता है, तो -l से +l, मतलब l का मान -2 है, तो -2 से +2 और शून्य सहित, तो कितने मान आ गए देखो, -2, -1, 0, +1 और +2, ये हमारे मान आ चुके हैं 5, क्योंकि डी में 5 कक्षक हैं। तो आप देखो -2, -1, 0, +1 और +2, लेकिन ये सारे मान m के तो हैं, पर अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो हमें ये ध्यान देना है कि इनमें सही मान कौन सा है। सही मान हमारा ये वाला है, क्यों? क्योंकि इस कक्षक में हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। देख लो -1 वाले में अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, इसका मतलब इसका जो m का मान सही वाला है वो -1 है। ये सारे मान m के हैं, पर सही कौन सा है अंतिम के लिए? अंतिम के लिए m का मान -1 है। और s का मान निकालना बहुत आसान है। यदि एंटी क्लॉकवाइज है हमारा इलेक्ट्रॉन का चक्रण तो -12 और क्लॉकवाइज होता तो +12। इसमें ध्यान से देखोगे तो नीचे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए s का मान -12 होगा। सोडियम की महत्तम ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तो देखो सबसे पहले मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरो ऑफ बाउ रूल से 1s2 2s2 2p6 और 3s1। मुझे कह रहा है महत्तम ऊर्जा, तो महत्तम ऊर्जा इसमें तो नहीं है। सबसे अधिक ऊर्जा किसकी है? इसकी। मैंने क्या कहा ऑफ बाउ रूल में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो सबसे अधिक ऊर्जा किसकी है? 3s की। तो महत्तम ऊर्जा वाले के लिए निकालना है तो इसी के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? चारों क्वांटम संख्याओं के मान। और आप सब जानते हो कि S, P, D और F के लिए L के मान 0, 1, 2, 3 और S में 1 कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होते हैं और D में 5 और F में 7 कक्षक होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भरा हुआ है? 1। अब मुझे निकालना है 3s1 के लिए, ठीक है, 3s1 के लिए, 3s1 के महत्तम ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, 3s1 के महत्तम ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालना है? n, l, m और s। n तो बच्चों यहीं से दिख रहा है, उपकोष के सामने जो संख्या लिखी है वो होता है n। l भी हमें दिख रहा है, देखो s के लिए l हमारा कितना होता है? 0, ठीक है। ये किसी ने क्वांटम संख्या न पढ़ी हो तो घबराए नहीं, उसको वीडियो में दे दूंगा तो क्वांटम संख्याएं तुम्हें समझ में आ जाएंगी। और ये मान फिलहाल याद रख लो, क्योंकि वो क्वांटम संख्याएं पढ़ोगे तो ये मान तुम्हें समझ में आएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए याद कर लो, m के मान, जब l 0 होता है तो m का मान हमेशा 0 ही आता है, क्योंकि m का मान कहां से कहां चलता है? -l से +l तक। तो -0 से +0, अल्टरनेट क्या निकला? 0 निकला, यानी m का मान हमेशा क्या होगा? 0। अच्छा, s जो उपकोष नहीं है, ये चक्रण क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, तो s इक्वल टू हमारे इलेक्ट्रॉन का देखो चक्रण किधर है? क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ है, मतलब इसका मान आ गया +12। देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें तुम ज्ञान देखो कितना लग गया। पिछले 5-6 लेक्चर्स का ज्ञान इसमें लग गया, सारी क्वांटम संख्या इसमें यूज हो गई, तुम्हारा ऑफ बाउ रूल भी यूज हो गया, तुम्हारा हुंड रूल भी यूज हो गया, यानी बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में यूज हो गई। ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के 4 आते हैं, तो फ्री के नंबर हैं यदि तुम्हें ये चीजें आती हैं तो, ठीक है। कई बच्चों के आंसर सही भी हैं। इलेक्ट्रॉन मेघ, मेघ माने होता है क्लाउड, बादल, है ना। इलेक्ट्रॉन मेघ, क्लाउड, ठीक है, किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन मेघ किसे कहते हैं? देखो इसको समझो ध्यान से, ये क्या होता है? किसी परमाणु में एक नाविक होता है जिसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इनमें घूमते हैं, जैसे मान लो पहली कक्षा में 2 घूमते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में
2 8 18 32 इस तरह से घूमते हैं। पहली में 2 8 18 32 ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की क्षमता बताई है मैंने। जब ये इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमते हैं तो नाविक के चारों ओर एक बादल सा छा जाता है। जब कोई भी चीज घूमती है तो उस समय तेजी से घूमती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग बहुत होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो ये नाविक के चारों ओर क्या छा गया, एक बादल सा छा जाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से घूमता है। और तेजी से जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो हम उसकी स्थिति का पता नहीं कर पाते कि ये एक्चुअल में यहाँ घूम रहा है या यहाँ घूम रहा है या यहाँ। जब कभी पंखा चलता हो, तुम तेजी से घूमता है तो तुम्हें ये नहीं पता चलता कि ये हमारी, जैसे उसमें तुम लकड़ी या कुछ डालोगे तो ये नहीं पता चलता कि ये कितनी दूर है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत हाई है। हम नहीं पहचान पाते कि हमारा इलेक्ट्रॉन नाविक के कितने नजदीक है, उसकी कक्षा यहाँ है कि थोड़ी अंदर है कि थोड़ी बाहर है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है। हाई स्पीड होने के कारण नाविक के चारों ओर जब वो चक्कर लगाता है तो एक बादल सा छा जाता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मेघ। परिभाषा देखो, नाविक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। ये नाविक के चारों ओर वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, सर्वाधिक होती है। इसे इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होने के कारण किसी भी समय इसका स्थान निश्चित करना कठिन होता है। यानी इसका वेग अधिक होने के कारण किसी भी समय इसका स्थान पता करना बहुत कठिन होता है। अतः नाविक के चारों ओर एक बादल सा दिखाई देता है जिसे इलेक्ट्रॉन वेग कहते हैं। ये बादल सा क्यों दिखाई देता है, ये मैंने बताया कि उसका वेग इतना होता है कि किसी भी समय उसकी स्थिति को पहचानना हमारे लिए संभव नहीं है कि वो एग्जैक्ट कहां पर है, थोड़ा अंदर है या बाहर है। जब तेजी से घूमता है तो हमें लगता है कि इसके चारों तरफ यहीं कहीं होगा, तो वो बादल सा छा जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। वो क्वेश्चन ये है जो मैं तुम्हें कई बार पढ़ा भी चुका हूं। देखो, किसी भी परमाणु में एक नाभिक होता है जिसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे पहली कक्षा में मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3 और चौथी में 4 होता है। इन कक्षाओं के नाम भी थे के, एल, एम और एन। और 2n स्क्वायर नियम से हम निकाल चुके हैं। 2n स्क्वायर नियम दिया था किसने, नियम दिया था बोर और बरी, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये नियम दिया था। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। परमाणु के विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन भरने की बोर बरी व्याख्या समझाइए। क्या है, बोर और बरी व्याख्या। ये व्याख्या किसके लिए थी, परमाणु में विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन वितरण की व्याख्या। तुम्हें ध्यान हो तो इस इलेक्ट्रॉन वितरण की व्याख्या को कौन नहीं समझा पाया था, ध्यान है। इस बोर बरी व्याख्या को रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और किस तरह भरे जाते हैं। ठीक है, इसको बोर और बरी दो वैज्ञानिकों ने मिलकर समझाया था कि किस कक्षा में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो इस 2n स्क्वायर नियम से हम बता सकते हैं कि किस कक्षा में कितने। जैसे मैं तुमसे कहूं पहली कक्षा में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन बताओ, के कोश में n बराबर 1 होता है, तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर नियम से कितनी होगी। n का मान 1 रख दो, 2 1 का स्क्वायर कितनी आ गई, 2। यानी के कोश के लिए हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आ गए 2। अब मैं तुमसे कहूं एल कोश में n बराबर होते हैं 2, तो 2n स्क्वायर नियम से कितने आएंगे, एल कोश में 2 रख दो, n का मान 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दो और 8, यानी कि दूसरी कक्षा में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन 8 है। मैं हाईएस्ट की बात कर रहा हूं, कम तो हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3, पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं दूसरी कक्षा में, वो बात कर रहा हूं।
8। अब मैं कहूं m कोश में n बराबर होता है 3, तो 2n स्क्वायर नियम से 3 रख दो, 3 3 का 9 दूनी 18, और n कोश में n बराबर होता है 4, 2n स्क्वायर नियम से 4 चौक 16 दूनी 32, इसमें 18 और इसमें 32। और यदि पांचवी कक्षा होती तो 5 का स्क्वायर 25 और दुगना कर दो तो 50। यदि छठवीं होती तो 6 का स्क्वायर 36 और दुगना कर दो तो 72। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और ये कक्षाएं अनंत तक जाती हैं, कभी खत्म नहीं होने वाली। यहाँ तक मैंने कई बार ये चीज समझा दी, कोई नया स्टूडेंट होगा वो भी इसको समझ लेगा। अब ओटी कैसे आती है? ओटी ऐसे आती है कि बोरबरी व्याख्या में KLMN उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताओ, KLM और N में अधिकतम, तो तुम बताओगे KLMN में क्रमशः अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8, 18 और 32। इस तरह होते हैं 2, 8, 18, 32, ये रहे 2, 8, 18, 32। तो बोरबरी व्याख्या का इसका फर्स्ट पॉइंट सभी बच्चे लिखो कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर हो सकती है। पहला पॉइंट, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी कक्षा में 2n स्क्वायर हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, 2n स्क्वायर हो सकती है किसी भी कक्षा में, n का मान के हिसाब से आ जाएगी संख्या। ठीक है, जहां n बराबर क्या होता है 1 2 3 4, और पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सबसे बाहरी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन, और उससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें अब इसका एग्जांपल देता हूं, एक रूल बताता हूं मैं इसका, इसको हटा दूं पहले, कभी भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन भरने हो तो देखो कैसे भरोगे। मान लो मुझे हाइड्रोजन के भरने हैं, तो हाइड्रोजन में तो 1 होती है, तो पहली कक्षा में कितना भरोगे 1। क्षमता भले ही 2 की है पर भरोगे तो 1 ही, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है 1। ठीक, यदि मुझे हीलियम का भरना हो तो क्या करोगे 2 भर दोगे पहली कक्षा में। यदि मुझे लिथियम का भरना है तो पहले 2 भरोगे, 3 भरने हैं लेकिन पहले 2। कई बच्चे इसमें 3 भर जाते हैं, भैया कैसे हो जाएंगे? पहली कक्षा में 3 नहीं हो सकते, पहली कक्षा में सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे 2। जो अगला बचा वो किस में जाएगा? दूसरी कक्षा में। ठीक है, यदि मैं बात करूं बेरिलियम की तो आप भरोगे 4, कैसे? पहली में 2 और दूसरी में 2। बोरोन की बात करूं तो क्या भरोगे? पहली में 2 और दूसरी में 3। ये इनके स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, जैसे ये नाभिक है, पहली कक्षा में 2 और दूसरी में कितने? 3, 1 2 और 3, ऐसे इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसको बोलते हैं संरचना। ये परमाणु की संरचना हो गई, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। अब देखो कार्बन 6, पहली कक्षा में 2 और दूसरी में कितने हो गए? 4। नाइट्रोजन देखो, पहली में 2 और दूसरी में हो गए 5।
और भरो। नाइट्रोजन के बाद देखो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन पहली में 2 और दूसरी में कितने 6। क्या बेटा? पहली में 2 और दूसरी में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आते हैं नियोन में Ni 10, पहली में 2 और दूसरी में 8। यहां तक तुम्हें भरने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये बोरबरी नियम बहुत सिंपल है, लेकिन इसके बाद कठिन भी है और आगे जाएंगे कठिन है। सबसे सिंपल ऑफ बाउ रूल है और बोरबरी के बाद ही ऑफ बाउ आया था। ठीक है, बोरबरी में गलती हो सकती है, अभी नहीं होगी, आगे जाके गलतियां होने लगेंगी, लेकिन ऑफ बाउ से भरोगे तो मान वही आएगा, संख्याएं वही आएंगी जो भरे जाएंगे बोरबरी से और उससे, पर इससे भरना कठिन है। देखो कैसे। अब मान लो मुझे सोडियम का बनना है Na, तो उसमें होते हैं 11, पहली में 2 दूसरी में 8, फुल हो गई दूसरी। अब इसमें नहीं भर देना, 9 कर दोगे। चलो ये लॉग आउट हो गया था मेरा लैपटॉप, इसलिए। अब देखो मैग्नीशियम भरो Mg 12 होता है, पहली में 2 दूसरी में 8, दूसरी फुल हो गई और तीसरी में 1 चला गया। देखो अच्छा ये तो 1 जाएगा ना इसमें। सोडियम का कितना है 10 11 है ना, 8 और 2 10 और 1 11। अब मैग्नीशियम में 2 8 और अगली में कितने चले जाएंगे 2। अब मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम 13, 2 8 और 3, इसमें बढ़ाते जाओ। अब तो सिलिकॉन 14 में क्या भरोगे 2 8 और 4, फॉस्फोरस में 2 8 और 5, और फॉस्फोरस के बाद सल्फर में 2 8 और 6, क्लोरीन में 2 8 और 7, और क्लोरीन के बाद ऑर्गन में 2, ये तो सिंपल था, 2 8 और 8। यहां से दिक्कत आती है क्या? यहां से रूल ये है कि जब किसी कक्षा में किसी परमाणु के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, चाहे वो कक्षा खाली ही पड़ी हो। देखो अभी ये कक्षा खाली है, इसमें 18 की जगह है और इलेक्ट्रॉन अभी कितने भरे 8। तो जब किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो उस परमाणु का अष्टक पूर्ण हो जाता है, माने वो परमाणु स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है, और वो कक्षा तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं लेती जब तक उससे अगले वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। मैं क्या बोल रहा हूं, जब किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लेना तब तक बंद कर देती है जब तक उससे अगले वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। जैसे मुझे पोटेशियम का भरना हो तो आप क्या करोगे 2 8, और जिन्हें ये रूल पता नहीं होगा वो बताओ इसमें 9 लिख के आएंगे कि नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बोला, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद भले ही वो कक्षा खाली है, उससे अगले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनने लगते हैं, और अगले वाली कक्षा में जब तक 2 नहीं हो जाएंगे तब तक उससे पहले वाली कक्षा भरना स्टार्ट नहीं होगी। तो देखो पोटेशियम में 2 8 8 और अगली में कितना चला गया 1। अब देखो मैं कैल्शियम का भरूं तो क्या आ जाएगा 2 8 8, अभी इसमें 8 ही रहेंगे, इसमें कितना 1 है तो अब हो गए 2। अब मैं स्कैंडियम का भरता हूं 21, तो क्या करूंगा बताओ, अब किस में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें या इसमें? 8 वाले में भरा जाएगा, जो 8 भरे हैं इसमें। इसमें मत भर देना इस 8, ये तो फुल है, ये तो 8 पे फुल ही हो गई, तो ये तो वैसे ही 8 पे फुल है, तो इसमें तो वैसे ही नहीं आएंगे, इसमें आएंगे, यानी कि 2 8, इसमें हो जाएंगे 9 और 2। अब इसमें तब तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे जब तक इसमें पूरे 18 नहीं हो जाते। अब देखो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम Ti 22, 2 8 10, और इसमें 2 ही भरेंगे, और वेनेडियम 23, 2 8 11 और 2। इसी तरह से 24 25 26,
अब मैं भरता हूँ निकिल 28 का 2 8 और इसमें 2 भरे ही जाएंगे तो कितने हो गए देखो 8 और 2 10 और 2 12 28 में से 12 गए तो इसमें कितने बचे 28 में से 12 गए तो 6 और 1 16 बचे। अब मैं और भर रहा हूँ निकिल के बाद यहाँ पे भर रहा हूँ निकिल माने मैं जिंक भर रहा हूँ जिंक Zn 30 2 8 और इसमें तो 2 हैं और बचे कितने देखो 30 में से 8 और 2 10 और 2 12 12 घटा दो 8 और 2 इसमें कितने बचे नहीं 1 18 इसमें कितने हो गए 18 माने जिंक में 2 8 18 और 2 ये देखो ये क्या कह रहा है सबसे बाहरी कक्षा में अधिक से अधिक 8 और उससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं है। अब इसमें भरना चालू होंगे जैसे मैं 31 का भरता हूं ध्यान से देखना 31 किसी का भी हो इससे मतलब नहीं है 2 8 अब ये तो फुल है ये तो फुल है बच्चों इसमें तो अब नहीं आएंगे अब किस में आएंगे इसमें 3 32 का भरता हूं तो 2 8 18 और 4 33 का भरता हूं तो 2 8 18 और 5 और 34 का भरता हूं तो 2 8 18 और 6 और 35 का भरता हूं तो 2 8 18 और 7 और 37 36 का भरता हूं तो 2 8 18 और 8 देखो अब ये आ गया सबसे बाहरी कक्षा में अधिक से अधिक 8 और उससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मतलब ये कह रहा है कि ऐसा होगा यानी सबसे बाहरी कक्षा में 8 और इससे पहले वाली में 18 हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं जो कि क्रिप्टॉन होता है Kr का होता है 36 और यहाँ पे मैं इसी एग्जाम्पल को दे रहा हूं 2 8 18 और 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा में 8 उससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं ये रहे ठीक। अब आते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे देखो एक पॉइंट को समझने के लिए अपन ने यहां तक मेहनत की थर्ड पॉइंट क्या कहता है वो समझो यह आवश्यक नहीं लिखते जाओ यह आवश्यक नहीं क्या आवश्यक नहीं कि किसी कक्षा में यह आवश्यक नहीं कि किसी कक्षा में जब तक 2n स्क्वायर नियम से जब तक 2n स्क्वायर नियम से इलेक्ट्रॉन पूरे हों यह आवश्यक नहीं कि किसी कक्षा में जब तक 2n स्क्वायर नियम से इलेक्ट्रॉन पूरे हों तभी अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तभी अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये कह रहा है कि किसी कक्षा में 2n स्क्वायर नियम से इलेक्ट्रॉन पूरे हों तभी अगली में प्रवेश करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे ये कक्षा खाली पड़ी है 2n स्क्वायर नियम से इसमें कितने आने चाहिए थे 18 लेकिन अभी खाली पड़ी है फिर भी अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गए वो यही कह रहा है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी कक्षा में 2n स्क्वायर नियम से पूरी न भरी हो तो अगली में प्रवेश ना करेंगे यानी 2n स्क्वायर नियम से इलेक्ट्रॉन पूरे हों ऐसा जरूरी नहीं है कि तभी अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे पूरी न हो तो भी प्रवेश कर सकते हैं ये पॉइंट ये कह रहा है क्लियर हो गया। अभी मैं अगला पॉइंट देखो समझाता हूं जब तक किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जब किसी कक्षा में चौथा पॉइंट है जब किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इससे अगली कक्षा में
तो इससे अगली कक्षा में तो इससे अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जब किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उससे अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक भरते हैं या जब तक भरते हैं तब तक उस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते। यानी तब तक भरेंगे जब तक अगले वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते। ठीक है बच्चों, ये क्या कह रहा है पॉइंट? ये कह रहा है कि जब किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जैसे इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं? तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद इसमें तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भरते जब तक इससे अगले वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते। इसमें 8 थे, 8 के बाद अगली कक्षा में 1 गया, फिर अगली में 1 और गया, यानी अगली में कितने चले गए? अब 2। यानी कि ये तब तक नहीं भरेगी जब तक अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। अब 2 होने के बाद ये कक्षा भरना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा ये कह रहा है। ये पॉइंट समझ में आ गया? बताओ बच्चों। 5th पॉइंट को लिखो। सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक, सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक, 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक, और उससे पहले वाली कक्षा में और उससे पहले वाली कक्षा में और उससे पहले वाली कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन से अधिक, 9 इलेक्ट्रॉन से अधिक, 9 इलेक्ट्रॉन से अधिक उस समय तक नहीं हो सकते, उस समय तक नहीं हो सकते। कौन से समय तक? उस समय तक नहीं हो सकते जब तक कि उनसे पहले वाली कक्षाएं, जब तक कि उससे पहले वाली कक्षाएं 2n स्क्वायर नियम से पूर्ण रूप से न भर जाएं। 2n स्क्वायर नियम से पूर्ण रूप से न भर जाएं। अब देखो, इसको समझो, ये पॉइंट क्या कह रहा है। इसका मान लो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे कि बेरियम होता है 56 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि मैं लिखूं तो 2 8 18 18 कितने हो गए? फिर 8 और फिर 2, ये हो गए। देखो गिनो, 18 दूनी 36 और 36 और 10 46 और 10 56। मैंने 56 का भर दिया। पहली कक्षा 2 पे पुल, दूसरी 8 पे पुल, तीसरी 18 पे पुल और चौथी 32 पे पुल होती है, आप जानते हो सब। लेकिन इसमें 18 पे ये रुक गई। पहले ये 8 पे रुकी होगी, उसके बाद फिर ये 18 पे रुकती है और रुकने के बाद अगली में कितने गए? 8, तो फिर ये 8 पर रुक गई। मैंने ये रूल बताया कि कोई भी कक्षा में 8 हो जाते हैं तो वो रुक जाती है। कब तक? उससे अगले वाली कक्षा में, जब तक 2 नहीं चले जाते। ये 18 पे रुकी हुई है, ये 8 पे रुकी हुई है, अब ये अगले वाली में भी 2 चले गए, अब ये भी रुक गई, यानी ये तीनों कक्षाएं अब रुक चुकी हैं। जैसे ही अब नेक्स्ट आएगा, बेरियम के बाद जो नेक्स्ट आएगा लैंथेनम, ये होता है 57। और अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2 8 18, ये 3 कक्षाओं से तो कोई मतलब नहीं है, तो फुल पे लें। रह गई ये काली वाली 3, तो देखो ये लेने से मना कर दी क्योंकि इसकी 2 हो गई, इसके 8 हो गए, इसके 18 हो गए। अब नियम देखो, सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक, और
उससे पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक, मतलब अभी इसमें 8 है, इसमें एक और जा सकता है, 9 से अधिक उस समय तक नहीं हो सकते जब तक कि उससे पहले वाली कक्षाएं 2n के नियम से पूर्ण रूप से न भर जाएं। मतलब 2, 8, 18 और ये अभी 18 पे रुकी हुई है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जा सकता है। मैंने क्या कहा, सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे पहले वाली कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन। देखो सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाली कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन से अधिक। अब इन दोनों में इनसे अधिक तब तक नहीं हो सकते जब तक इनसे पहले वाली कक्षाएं पूर्ण रूप से न भरी हों। अभी ये अधूरी पड़ी है, कितने की अधूरी पड़ी है, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि हैं कितने 18, यानी 18 और 10 28 और 4 32, मतलब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन और आएंगे। तो मैं अब आपसे बात करूं कि 58 वाले का इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो आप मुझे बता सकते हो। 2, 8, 18, अब इसमें जाएगा 19, 9 और 2। ये दोनों कक्षाएं यहीं रुकी रहेंगी, जब तक रुकी रहेंगी जब तक ये कक्षा नियम 2n स्क्वायर से पूर्ण रूप से नहीं भर जाती। तो बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया। देखो ये नियम वाकई में कठिन है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल आ गए, लेकिन इसी चीज को यदि आप ऑफ बाउ रूल से भरोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा और ये पेपर में आते भी नहीं है। पर समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारे नोट्स में भी दिए हैं और तुम एक आवर्त सारणी देखोगे तो कॉर्नर पे उसके इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे मिलेंगे तुम्हें कॉर्नर पे उस आवर्त सारणी में जो मैंने भेजी है। तो तुम मुझसे ये भी पूछ सकते थे कि सर ये क्या चीज है, इसीलिए मैंने ये रूल पढ़ाया। इस समय तुम्हारे सिलेबस में ये रूल नहीं दिए हैं किसी भी बुक में, पर वो समझाना जरूरी थे। मैं यदि अभी इसी को ऑफ बाउ नियम से भरता हूं तो देखो कितना आसान है। देखो मान लो मुझे इसको बनना है, किसको, मान लो मुझे पोटेशियम को बनना है। देखो इसके लिए मुझे रूल याद रखना पड़ रहा है कि नहीं, इसका 2, 8, 8 और 1, ठीक है। इसी को मैं किससे भर के बताता हूं, तो मैं अभी जस्ट तुम्हें पोटेशियम को ऑफ बाउ रूल से भर के बताता हूं। देखना ध्यान से, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देख लो 10, 12, 6, 18 और 4s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 19 तक जाना है। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 1, 19। अब मैं इस नियम से देखो बोरबरी नियम कैसे निकालता हूं, ध्यान से देखना। ये कौन सी कक्षा है बेटा, पहली। बोलो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। ये देखो दूसरी कक्षा है, ये भी कौन सी है, दूसरी। बताओ दूसरी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8, ठीक है। ये कौन सी कक्षा है बेटा, तीसरी। बताओ तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अब देखो ये कौन सी कक्षा है, चौथी। बताओ चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। देखो मैंने पोटेशियम का यहाँ कहीं निकाला था, पोटेशियम कहाँ है, ये रहा, 2, 8, 8, 1। इससे भी मैंने वही निकाला है, इस कक्षा में 2, इसमें 8, इसमें भी 8 और इसमें 1। इससे भरने में आपने कोई रूल याद नहीं किया, सिर्फ ऑफ बाउ नियम से आपने भर दिया। और इससे भरने में आपने रूल याद रखा कि 8 के बाद अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने लगते हैं। तो बताओ ये आसान के ये आसान, ये दिखने में आसान है लेकिन ये वैसे भरने में आसान है, ठीक है। हाँ शुरू में ये आसान लगता है, 20 तक 15, 16 तक तो आराम से भर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये रूल जटिल होता जाता है। जबकि इसमें तुम आगे जाओ या पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको तो सीधे भरने से मतलब है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। हाँ माइक ऑन करके। अब तुम्हें ये 30 तक तुम्हें भर के मुझे भेजना है इसी नियम से, ऑफ बाउ से 30 तक ही बनना है, बस ज्यादा मत बनना, ठीक है। और कहीं तुम्हें गलती लगे तो उसको पहले काय से भर के देख लेना, ऑफ बाउ नियम से भर के देख लेना। और जिस तरह से मैंने निकाला है, जैसे पहली कक्षा में, दूसरी में, तीसरी में, मान लो जैसे मुझे वेनेडियम का निकालना हो, वेनेडियम 23 होता है, तो पहले इसको मैं ऑफ बाउ से भर के देख लूं और उसके बाद जैसे देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
और 3D कितने हो गए देखो 10 2 12 6 18 20 और मुझे 23 तक चलना है तो डी में कितने हैं 3। अब देखो पहली कक्षा में बेटा कितने हैं 2, दूसरी कक्षा में कितने हैं 8, तीसरी कक्षा में ध्यान से देखो कितने हैं, ध्यान से देखना, तीसरी कक्षा ये रही और एक ये भी है तीसरी कक्षा। तो देखो 2 6 8 और 9 10 11, तीसरी कक्षा में कितने हैं 11 और चौथी कक्षा में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रूल वेनेडियम का देखो मैंने कहीं भरा हो तो देखो 2 2 8 11 और 2, वही चीज आ गई जो हमने भरी है, लेकिन अब रूल से हम इसको निकाल सकते हैं। रूल तो दोनों एक ही है, बस तरीका उनका अलग अलग है। क्लियर हो गया? माइक ऑन करके बोलो। हाँ तो बस आज की क्लास हाँ आज की क्लास यहीं पे ऑफ होती है बच्चों।